हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 फरवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज, जैसा कि हम लोग डेली करते हैं, करंट अफेयर्स के डिस्कशन के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि मंडे टू वेंसडे क्या करेंगे, यानी कि सोमवार से बुधवार हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि हम लोग डेली करते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बुधवार तक ही करेंगे। एंड गुरुवार को क्या करेंगे, यानी थर्सडे को क्या करेंगे, साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज 6th के एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चंस ही लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के क्वेश्चन। तो आप लोग उसको पढ़ करके भी देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। एंड फ्राइडे को हम लोग क्या करते हैं, आपको लोगों को पता ही होगा, इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड सैटरडे आपका कोई स्पेशल टॉपिक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। वहाँ पर हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, खाली क्या करते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक लेते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होता है जो कि करंट से रिलेटेड ही होता है। उसका आंसर आपको क्या करना होता है, कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सेशन को आपके लिए सूचना ये है कि जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो PDF होती है आपको वहीं से मिल जाएगी। आप वहाँ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहता है वो भी जा करके हमसे जुड़ सकता है। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं, आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 2022, 14 फरवरी। ये तो सबको पता होगा 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, किस लिए फेमस है 14 फरवरी, बताने की जरूरत तो है नहीं किसी को। तो 14 फरवरी ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जा रहा है, देखते हैं। 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा 2022 का पहला सैटेलाइट EOS 4 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये किससे लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो प्रक्षेपण यान है उसका क्या नाम है, PSLV C-52। इस प्रक्षेपण यान से ये क्या करेगा, ये जो सैटेलाइट है EOS 04 इसे लॉन्च किया जाएगा इस प्रक्षेपण यान से। और ये जो यान है हमारा PSLV जो रॉकेट है, ये क्या करेगा, अपने साथ 3 सैटेलाइट और लेकर के जाएगा, अपने साथ 3 सैटेलाइट और लेकर जाएगा। अब वो 3 सैटेलाइट क्या हैं वो भी देख लेते हैं। पहला तो आपका यही है EOS 4, जो इसको क्या करना है 529 किलोमीटर यानी 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको क्या करना है, छोड़ा जाना है। और इसका जो वेट है वो अबाउट 1710 किलो का है ये। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये है क्या, तो ये अभी बाद में डिस्कस करते हैं कि EOS 4 है क्या। पहले देख लेते हैं और 2 कौन से हैं जिसको ये क्या करेगा, अपने साथ लेकर जाने वाला है। तो उसको देख लेते हैं। इंस्पायर सेट 1 इसको भी लेकर के जा रहा है, सेकंड हो गया। एंड थर्ड जो है INS-2D इसको भी लेकर के जा रहा है। ये जो है INS-2D जो है, ये इस सैटेलाइट को भारत भूटान दोनों के द्वारा मिल करके इसकी शुरुआत की गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। और अगर बात करें और इसकी जो इंस्पायर सेट 1 की बात है, यानी फर्स्ट सेकंड वाला जो है, इसकी बात करें तो ये जो कोलोराडो विश्वविद्यालय है उसकी जो वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी है उसकी प्रयोगशाला के सहयोग से इसको तैयार किया गया। इंस्पायर सेट 1 जो है इसको कोलोराडो विश्वविद्यालय की जो वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिकी की प्रयोगशाला है उसके सहयोग से इसको तैयार किया गया है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, दोनों पॉइंट। अब चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट था जिसको हमको इसको देखना है EOS 4 जो है ये क्या है।
ये जो सैटेलाइट है ये एक रडार इमेजिंग क्या है, सैटेलाइट है। इसका काम क्या क्या है, तो ये जो है कृषि, देखा जाए तो कृषि, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, मौसम और जो बाढ़ क्षेत्र हैं उन सबके नक्शे को क्या करेगा, ये भेजेगा। और ये मतलब ये जो सैटेलाइट है ये क्या करेगा, मौसम की कोई भी स्थिति हो, कितनी भी विपरीत स्थिति हो, वो क्या करेगा, उसमें भी ये अपना क्या करेगा, नक्शे भेजने में ये सफल रहेगा। मतलब वो भी क्वालिटी के साथ ये भेजने के लिए तत्पर रहेगा, सफल रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि ये जो प्रक्षेपण यान है से लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, कहाँ से छोड़ा जाएगा, तो कहाँ से छोड़ा जाएगा, श्रीहरिकोटा के किससे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 14 फरवरी मैंने क्यों कहा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, वैलेंटाइंस डे होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो आप कभी भी भूल ही नहीं सकते हैं। इसको दोबारा रिवीजन करने की मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक तरीके से इसको क्या कहा गया कि ये क्या है, एक निगरानी सैटेलाइट है। EOS-4 जो है ये क्या है, एक तरह का क्या है, निगरानी सैटेलाइट है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें इसरो की, तो इसरो के बारे में तो कई बार बता चुके हैं, एक बार और बता दे रहे हैं कि इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, ये आप देख भी रहे होंगे ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई स्तनपायी प्रजाति, कौन सी प्रजाति है, व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज कहाँ से की गई है, तो कहाँ से की गई है, अरुणाचल प्रदेश से की गई है। कहाँ से की गई है, अरुणाचल प्रदेश से की गई है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, आप इमेज में देख लीजिए। ये है सफ़ेद गाल, क्योंकि चिक्ड है ना, तो सफ़ेद गाल जो है इसकी, ये मैकॉक है। तो इसी की क्या की गई है, खोज की गई है। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। और ये जो है इसके जो मतलब क्या है, चिक्स जो हैं वो वाइट कलर के हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे इमेज में कि जो इसका नेक है वहाँ पर लंबे लंबे घने घने बाल हैं। तो और अन्य मैकॉक प्रजाति की तुलना में देखा जाए तो इसकी जो पूँछ है वो भी लंबी। अभी एक इमेज और है, अभी दिखा दे रहे हैं, पहले अभी आप यहाँ समझ लेते हैं। तो ये जो प्रजाति है ये दक्षिण पूर्व एशिया में खोजा गया अंतिम स्तनपायी है। तो ये भी आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर बात करें कि ये जो वाइट चिक्ड मैकॉक है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो ये तो आपको पता चल गया कि कहाँ की गई है। तो ZSI का मतलब पता ही होगा आपको, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कई बार इसका नाम मेरे मुंह से आप सुन चुके होंगे। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसकी खोज की है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो मैकॉक है इसकी पहली बार जो खोज हुई थी वो 2015 में हुई थी। 2015 में कहाँ से खोजा गया था, चाइना से खोजा गया था, चीन से खोजा गया था। और उसके बाद से देखा जाए तो भारत में अभी तक इसका कोई पता नहीं था। ये पहली बार है जब इसको क्या किया गया है, यहाँ खोजा गया है। 2015 के बाद से पहली बार है कि इसका अस्तित्व पता चला है। वो भी कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है, एक मिनट गाइस क्लियर लिख दे रहे, जिला औजा जिला है। तो वहाँ पर इसकी उपस्थिति का पता चला है। कौन सा, व्हाइट चिक्ड मैकॉक की। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखा गया तो जो इसकी खोज की गई तो पहले जो थी वो स्तनधारी जीवों की जो संख्या थी वो 437 थी, जो बढ़ करके अब क्या हो गई, एक बढ़ गई तो 438 हो गई। तो इससे भी रिलेटेड जो भी फैक्ट थे तो मैंने आपको बता दिए हैं।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप देख लीजिए, जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, नाम दफ़ा पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि नाम दफ़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और एक टाइगर रिजर्व भी आपको ध्यान रखना है, पक्के टाइगर रिजर्व। बाकी अरुणाचल प्रदेश के बारे में कई बार बता चुके हैं, आप लोग को पता ही होगा। लोकेशन दिखा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, आप लोग मैप में देख लीजिए। बहुत लोग डिमांड करते हैं कि मैप के थ्रू ही बताया करिए, जिससे उन लोग का क्लियर हो जाए। ये अरुणाचल प्रदेश है, एक मिनट, ये मैप आप लोग देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको, हाँ एक मिनट, ये इमेज है, आप ये देख सकते हैं, ये है जो वहाँ तो आप देख रहे थे, ये भी इसी की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि चीज़ों को बहुत डीप ले जा करके बताना पड़ता है, तो इससे वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनटेक ओपन समिट चर्चा में है, इसका संबंध किससे है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, क्या आपको देखना, फिनटेक ओपन समिट, फिनटेक मतलब कि फाइनेंशियल टेक, फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक। तो इसका संबंध किससे है? तो नीति आयोग से संबंध है, संबंधित किससे? नीति आयोग से। नीति आयोग ने क्या किया, इसका आयोजन किया, लेकिन किसकी हेल्प से? इसने कुछ लोगों की हेल्प ली, तो फोन पे AWS और EY इनके सहयोग से इसने क्या किया, इसका आयोजन किया। और ये जो समिट हो रहा है, ये जो समिट चल रहा है, ये आपका 3 वीक्स तक चलेगा, 3 सप्ताह तक चलेगा। यानी कब से कब तक चलेगा? 7 to 28 फरवरी, 7 से 28 फरवरी तक ये समिट का आयोजन किया गया है। अगर बात करें कि समिट का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है, रेल मंत्री ने किया है। कल मैंने रेल मंत्री के बारे में डिस्कस भी किया था कि कौन है। अगर आप, जैसे मैं रेल मंत्री बोलूं, तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये रेल मंत्री कौन है। उसके लिए आपको जाकर के पेज पलटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो मैं बता दे रही हूँ आज, बाकी आप लोगों के माइंड में हो सकता है आ गया हो। तो जो रेल मंत्री हैं वो क्या नाम है उनका? अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, कल मैंने बताया भी था, अश्वनी वैष्णव। तो ये जो रेल मंत्री के साथ साथ क्या हैं, संचार और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री और IT मंत्री भी हैं। ये रेल मंत्री के साथ साथ क्या है, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री भी हैं। तो इन्होंने ही क्या किया है, उद्घाटन किया है, किसकी उपस्थिति में किया है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अब नीति आयोग मैंने बता दिया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो बता दे रहे हैं हम कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। एक बार मैंने क्वेश्चन भी किया था आपसे कि नीति आयोग के प्रधानमंत्री कौन, सॉरी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। मैंने आंसर ही पहले बता दिया आपको, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम ऑलरेडी मैंने बता दिया, राजीव कुमार। और CEO कौन है नीति आयोग के, तो वो हैं अमिताभ कांत। ये सब एग्जाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब ये तो क्लियर हो गया कि इसका उद्घाटन किसने किया और क्या नाम है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। लेकिन ये एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इनोवेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं नवाचार। तो नवाचार में क्या करना है, इन्वेस्ट करने के लिए, तो नवाचार में निवेश के लिए ये क्या करेगा, ये जो फिनटेक ओपन है ये क्या करेगा, एक मंच के रूप में कार्य करेगा। मतलब कि यहाँ पर जो है एक ये खुला मंच होगा जहाँ पर क्या किया जाएगा, सार्वजनिक निवेश का उपयोग किया जाएगा, जिसमें क्या करेंगे, कई निजी उद्यमी होंगे, प्राइवेट उद्यमी होंगे, स्टार्टअप होंगे और डेवलपर्स जो होंगे वो नए समाधान बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, इस समिट में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने थे मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
भारतीय सेना ने फरवरी 2022 में किसके साथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके साथ कोंकर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3,131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर क्या किया, हस्ताक्षर किए। इतना देख करके चलते हैं, बाकी इसको छोड़ देते हैं। तो इतने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मैटर ये रुपए नहीं करता है, मैटर ये करता है कि किसके लिए और किसके साथ किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी ये आपसे पैसे नहीं पूछता है कि कितने करोड़ रुपए के उस पर वो हुआ है, क्या है, ये सब नहीं पूछता है। तो ये जो कंकड़ है, एक मिनट, कोंकर्स, इसके स्पेलिंग क्या है वो देख लेते हैं। KONKURS, कोंकर्स एम। ये तो कोंकर्स एम ये क्या है, पहले ये ध्यान रखना है, कि ये है क्या, कोंकर्स एम है, ये है क्या, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके निर्माण और आपूर्ति के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो भारतीय सेना ने किसके साथ किया है, तो ये किसके साथ किया है ये देख लेते हैं। तो ये जो है रूसी, एक मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय सेना ने किसके साथ, भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो समझौता, ये मतलब ये मिसाइल जो होगी, ये जो है कोंकर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो होगी, ये 3 साल बाद भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगा। 3 इयर्स बाद ये क्या होगा, भारतीय सेना में शामिल होगा। ये जो BDL है, इसको शॉर्ट फॉर्म में, अब पूरा नहीं बोलेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, BDL इसको बोलेंगे, यानी B से भारत, D से डायनामिक्स एंड L से लिमिटेड। तो ये किसके अधीन है, तो ये जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन, ये किसके अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अधीन। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई यानी 16 जुलाई 1970, 16 जुलाई 1970 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो इससे रिलेटेड मैंने BDL से रिलेटेड बता दिया। अब देख लेते हैं BDL जो है, ये जो कोंकर्स एम है, ये BDL क्या करेगा, इससे इसकी जो घरेलू और विदेशी मांग है उसको पूरा करने के लिए ये अपनी क्षमता में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। जैसे कि मतलब इसने क्या किया, अपनी वैश्विक पहुंच के कारण इसने क्या किया, निर्यात के लिए इस कोंकर्स एम के अलावा भी इसने क्या किया, जो पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाता है, तो दो बार बोल दे रहा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये कोंकर्स एम तो ये करता ही करता है। तो अब ये क्या कर रहा है, अपनी वैश्विक पहुंच बनाने के लिए, इस निर्यात करने के लिए ये क्या करता है, BDL क्या करता है, ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और क्या, नाग और मिलन 2T और कौन सा, अमोघा, इसकी भी ये क्या करता है, पेशकश करता है। तो बस ये फैक्ट जाने रहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप माइंड में कहीं इसको कि सामने आए तो पता चल जाए, हाँ ये इसी के उससे हुआ है। अगर चलते हैं, बात करते हैं कोंकर्स एम की, तो कोंकर्स एम देख लेते हैं, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है। तो ये जो कोंकर्स एम है, ये दूसरी पीढ़ी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दूसरी पीढ़ी की ये क्या है, मैकेनाइज्ड, एम से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो क्या है, विस्फोटक पदार्थ से क्या है, लैस। ये क्या करती है, विस्फोटक पदार्थ से लैस जो बख्तरबंद वाहन है उनको नष्ट करने में ये क्या है, कैपेबल है, सक्षम है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है इसकी, ये मिसाइल जो है, इस मिसाइल को BMP लिख दे रहे हैं, BMP द्वितीय टैंक या जमीन लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। और ये क्या करती है, इसकी जो समय सीमा, इसकी जो सीमा है वो 75 से 4000 मीटर के बीच है,
ये 19 सेकेंड के अंदर क्या करती है, अपने उड़ान के साथ जो इसकी सीमा है वो 75 टू 4000 मीटर के बीच की है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, इसकी जो विशेषता है मैंने बता दिया है, और इसकी स्थापना भी मैंने आपको बता दी क्या है कैसे है। और एक और इसके बारे में फैक्ट जान लीजिए कि जब इसकी स्थापना हुई 1970 में, तभी से ही ये क्या कर रहा है, BDL जो है ये DRDO और जो OEM है, OEM का मतलब है विदेशी मूल विनिर्माणकर्ता। तो इन दोनों के साथ मिलकर ये BDL जो है वो तीनों सेनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के जो मिसाइल हैं और जो उपकरण हैं उनको तैयार करने का इसका क्या है, काम है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है। इसको भी देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं किसके द्वारा जारी हुआ है, तो सेल्सफोर्स द्वारा जारी हुआ है। क्या जारी हुआ है, वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022। तो इसमें जो अधिक तत्परता सूचकांक जिसका है उसमें नंबर 1 पर कौन है, भारत है। टोटल देश कितने, कुल देश कितने शामिल, 19, उसमें भारत क्या है, फर्स्ट पर है। इसने क्या किया है, 100 में से 63 अंक इसने प्राप्त किए हैं, 100 में से 63 इसने क्या है, स्कोर लिए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत डीप ये पूछेगा ही नहीं। तो इसलिए बस इतना जानिए किसके द्वारा जारी किया गया, कौन सा सूचकांक है और कौन फर्स्ट पर है। और एक और बता दे रहे हैं फैक्ट इसके लिए कि जो इस सूचकांक है, जो वैश्विक सूचकांक है 2022 के लिए, उसमें तीन प्रमुख कौशल अंतराल की पहचान की गई है। कौशल अंतराल की पहचान की गई है। वो 3 कौन कौन से हैं, तो वो हम लोग देख ले रहे हैं 3 कौन कौन से हैं। पहला जो है इसमें है दैनिक कौशल अंतराल, दैनिक कौशल अंतराल हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। पहला है दैनिक कौशल अंतर, सेकंड है पीढ़ी कौशल अंतर, एंड थर्ड है नेतृत्व और कार्यबल कौशल अंतर। फर्स्ट क्या है, दैनिक कौशल अंतर, सेकंड पीढ़ी कौशल अंतर, एंड थर्ड नेतृत्व और कार्यबल कौशल अंतर। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये देख लेते हैं सेल्सफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी जानना जरूरी है। सेल्सफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये कैलिफोर्निया कहाँ, अमेरिका। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को हाल ही में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किस राज्य का बनाया गया है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इनको नियुक्त किया है। और ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले ही इनको क्या किया गया है, 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ही इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार जो हैं, इन्हें 2017 में स्वच्छता अभियान के लिए, किस अभियान के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नहीं देखते हैं अभी, इसमें और भी फैक्ट देखते हैं कि ये तो 2022 के लिए ये बनाए गए हैं। 2021 के लिए किसे बनाया गया था, तो जो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं, वो उत्तराखंड रुड़की के ही रहने वाले थे, उनको ही ब्रांड एम्बेसडर 2021 का बनाया गया था। और अभी किसको बनाया गया, अक्षय कुमार। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था अपने ही लेक्चर में, आज फिर डिस्कस कर दे रहे हैं उस पॉइंट को ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम है वंदना कटारिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वंदना कटारिया।
कटारिया। वंदना कटारिया जो हैं, इनको महिला और बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कहाँ का? उत्तराखंड का जो महिला और बाल विकास विभाग है उनका ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया था। और साथ ही जो हरिद्वार जिला है वहाँ का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। लेकिन किस योजना के लिए? जो केंद्र की एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना के लिए, जो केंद्र की ये योजना है, इसके लिए भी हरिद्वार जिले के लिए ये क्या नाम है इनका, वंदना कटारिया, इनको क्या किया गया था? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें ब्रांड इंडिया लिमिटेड, हाँ एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड, वो भी न्यूज़ में है, लेकिन मैंने इसी में सोचा डिस्कस कर लूँ, दूसरा क्वेश्चन बनाने की क्या ज़रूरत है, उसको भी लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके कि ब्रांड इंडिया लिमिटेड, ब्रांड इंडिया लिमिटेड इसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ब्रांड इंडिया लिमिटेड ने किस अभिनेत्री को, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो किया है, उनका नाम है दिशा पटानी, दिशा पटानी। तो ये भी वहीं नोट कर लीजिएगा, मैंने सोचा था एक साथ ही आप लोग को नोट करा देंगे। तो ये दोनों पॉइंट क्या करिए, नोट कर लीजिए कि उत्तराखंड का किसे बनाया गया है, और यहाँ ये ब्रांड नहीं है, बाटा है, ये ब्रांड नहीं बाटा है, बाटा इंडिया लिमिटेड है, ब्रांड नहीं है बल्कि क्या है, बाटा इंडिया लिमिटेड ने। तो इसने क्या किया है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को बनाया है? तो दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर हम बाटा इंडिया लिमिटेड की बात करें, बाटा इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी 1931, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए। हाँ लेकिन हेडक्वार्टर जान सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। और इसके सीईओ कौन है? गुंजन शाह, इसके जो सीईओ हैं गुंजन शाह हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड इतने फैक्ट हम आप डिस्कस करने वाले हैं आज कि वहाँ से एक ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा ही, श्योर है। तो ये आप देख लीजिए क्या है। पहले तो ये जानना है कि ये है क्या। एक मिनट गाइस, ओलंपिक विधि, ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेवार्ड किस राज्य या यूटी की स्ट्रीट स्कैपिंग परियोजना का एक हिस्सा है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक मिनट। ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड किस राज्य या यूटी की स्ट्रीट स्कैपिंग परियोजना का हिस्सा है? तो ये किस यूटी का है? तो ये है दिल्ली का। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना ओलंपिक वीथी ये कौन सा टर्म है, और या ओलंपिक बुलेवार्ड, दोनों में से कुछ भी शब्द आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो है इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों किया जा रहा है? तो जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक हुआ था और टोक्यो पैरालंपिक भी हुआ था, तो उसमें जो है जो चैम्पियन हुए थे, जो विजेता हुए थे, उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए, उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए जो पीडब्ल्यूडी है यानी लोक निर्माण विभाग है, इसने क्या किया, उनको सम्मानित करने के लिए, किसको? ओलंपिक चैंपियंस जो हैं उनको सम्मानित करने के लिए दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में लगभग 1 किलोमीटर लंबा खंड समर्पित करने का क्या किया है, निर्णय लिया है। ये आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक इस बार का कौन से नंबर का था। क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग इसको देख लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक इस बार का कौन से नंबर का था, पहले तो ये जानना है। तो इस बार जो हुआ वो किस नंबर का था? 32वें नंबर का था। सेकंड जो फैक्ट बता रहे, एक जगह नोट कर लीजिएगा, टोक्यो या टोक्यो ओलंपिक, क्योंकि जब भी हम ये टर्म ओलंपिक से रिलेटेड आएगा हम बार बार डिस्कस करेंगे ताकि आपका क्या हो, रिविजन हो जाए। तो एक जगह इसको रखिएगा टोक्यो और टोक्यो, क्योंकि कभी कोई भी क्वेश्चन जो भी माइंड में आता है हम बता देते हैं तुरंत, तो इसलिए ये देखिए। अगर इसके शुभंकर की बात करें, शुभंकर, तो इसका जो शुभंकर है वो क्या है? मिराई तोबा, लिख दे रहे हैं मिराई तोबा। जो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है वो क्या रखा गया था? मिराई तोबा रखा गया था। और भारत की रैंकिंग क्या थी इस टोक्यो ओलंपिक में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 48। क्लियर है? कितने पदक जीते थे भारत ने?
तो भारत ने जो पदक जीता था 7 पदक जीता था। कितने पदक जीते थे? 7। यानी कि ये मैंने क्या लिखा 1 2 4, तो 1 2 4 यानी कि 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इतना। इसकी थीम क्या रखी गई थी टोक्यो ओलंपिक की? तो लक्ष्य तेरा सामने है। जैसे मेरे चैनल का क्या नाम है? लक्ष्य तक आपके साथ। तो उसकी थीम के सॉन्ग क्या रखी गई थी? लक्ष्य तेरा सामने है। तो ये मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे, क्योंकि आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे लक्ष्य तक चैनल में तो यही बताया गया था, लक्ष्य तेरा सामने है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको गाया किसने था? लक्ष्य तेरा सामने है मोहित चौहान के द्वारा गाया गया था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जो स्पोर्ट्स थीम मतलब ये वाला जो खंड है जो रखा गया है, तो उसमें जो चैंपियंस थे उनका देख लेते हैं कि भाला फेंक खिलाड़ी, जो कि मैंने कई बार बता चुके इस बारे में डिस्कस कर चुके, नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में जो 1 2 4 मैंने बताया है, 4 2 6 7 7 पदक जीता था भारत ने। तो पहला गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे? नीरज चोपड़ा। इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, और 7 अगस्त को ही फेंका था, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाए जाने की घोषणा की गई है अब। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। और 2 अगर क्या नाम है सिल्वर की बात करें, तो पहला सिल्वर यानी टोक्यो ओलंपिक का जो पहला मेडल ही जीता था। पहला मेडल, मैंने क्या क्वेश्चन किया कि टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसके द्वारा जीता गया था? तो पहला मेडल जो जीता गया था, वो भी सिल्वर जो मेडल जीता गया था, वो जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा। मीराबाई चानू के द्वारा सिल्वर। ये कहाँ की है मीराबाई चानू? तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जो मीराबाई चानू ने जो सिल्वर मेडल जीता वो कहाँ से हैं? तो मणिपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस चीज़ में इनको मिला है सिल्वर मेडल? वेट लिफ्टिंग में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इनका मैंने नीरज चोपड़ा को ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब दूसरा जो सिल्वर मेडल था वो रवि दहिया ने जीता था। उनका क्या नाम है? रवि दहिया। इन्होंने जीता था। ये कुश्ती में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था, और ये हरियाणा के हैं। तो ये 2 सिल्वर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, गोल्ड बता दिया। अब आते हैं 4 ब्रॉन्ज, किसने जीता था। तो पीवी सिंधु लास्ट टाइम किस एग्ज़ाम में चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम में या आरओ के एग्ज़ाम में, किस एग्ज़ाम में पूछा था, मैच करने को आया था कि पीवी सिंधु जो हैं इनको कौन सा पदक मिला था। सब बताया था कि बैडमिंटन की हैं पीवी सिंधु, यहाँ की हैं, सब बताया था। बस ये पूछा था कि कौन सा मेडल इन्होंने हासिल किया था। तो जो पीवी सिंधु हैं ये कांस्य पदक ये जीती थी, वो भी बैडमिंटन की ये हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो कांस्य मिला है पदक वो लवलीना बोरगोहेन। लवलीना का भी मैंने ऑलरेडी कई बार बताया, डिस्कस किया है। तो ये असम की हैं और इन्हें क्या है? कांस्य पदक मिला था। और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला? हॉकी टीम उनको मिला, हॉकी टीम को मिला। एंड 4th जो है बजरंग पुनिया को कुश्ती के लिए कांस्य पदक मिला है। तो उम्मीद है आपको इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है मैंने आपको बता दिए हैं। इसको लिख लीजिएगा, एकदम क्या कहते हैं उसको, जितना भी हो सके इसको पढ़ डालिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का बनने वाला है। और हाँ, हम बात क्या कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, लेकिन हम घुस गए टोक्यो ओलंपिक में। तो ये देख लेते हैं। ये जो है ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि ये क्या होगा। इसमें अरविंद केजरीवाल जी क्या करेंगे, जो सड़क के निर्माण की परियोजना के हिस्से के रूप में इसका क्या किया जाएगा? पुनर्विकास और रीडिज़ाइन किया जाएगा। और इसकी जो अनुमानित लंबाई है, अनुमान की गई है जो लंबाई, वो 900 मीटर। और ये कहाँ विकसित किया जाएगा? तो मुकुंदपुर चौक से मॉडल टाउन के पास एमसीडी कॉलोनी तक। कहाँ से मैंने बताया? मुकुंदपुर चौक से मॉडल टाउन के पास एमसीडी कॉलोनी तक जो रोड फैला हुआ है नंबर 51 पर, ये इसको विकसित किया जाएगा। तो ये क्या होगा? एक स्पोर्ट्स लुक होगा, जिसमें इन सभी जितने अभी मैंने खिलाड़ी के नाम लिए हैं, जिसने जीता है, उन सभी के क्या होंगे, उसमें क्या होगा? इन खिलाड़ियों की मूर्तियां बनाई जाएंगी, मूर्तियां स्थापित होंगी। जिसमें मैंने बताया भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, बॉक्सर लवलीना है, और रवि दहिया पहलवान है, भारत्तोलक जिसको वेट लिफ्टर मैंने बताया मीराबाई चानू, और बजरंग पुनिया, इन सभी का क्या होगा? मूर्ति बनाई जाएगी इसमें। और इन मूर्तियों का आकार जो होगा 15 to 20 फीट ऊंचा होगा, यानी 15 से 20 फीट होगा।
ये सब है, तो फिट उट नहीं मतलब है, बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो बस इसका यही जानिए कि क्यों बनाया जा रहा है ये। तो जो चैंपियंस हैं उनको उनका सम्मान करने के लिए, चैंपियंस को का सम्मान करने के लिए बनाया जाएगा। और इससे क्या होगा, जो भारत की युवा पीढ़ी है उनको फिट रहने के लिए, खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा कि ये मूर्ति लगा दी जाएगी तो उससे उनको क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, लेकिन क्या करें, जब स्टार्ट कर देते हैं तो पूरा जितना डीप हो सकता है उतना समझाने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्रीय बजट से रिलेटेड है। उसी में 2022-23 में प्रस्तावित कौन सा प्रस्तावित योजना है, पर्वतमाला योजना। इसका नोडल मंत्रालय क्या है, तो नोडल मंत्रालय जो है वो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसमें देखते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं कि ये जो पर्वतमाला योजना है इसको क्या करना है। उस बजट में, केंद्रीय बजट में क्या किया गया, जो वहाँ किया गया, जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या किया जाए, संपर्क सुविधा जो हो उसमें सुधार के लिए PPP यानी कि सरकारी निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के आधार पर क्या किया गया, राष्ट्रीय रोपवे, एक मिनट इसको लिख दे रहे हैं, ये राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला, इसका पूरा नाम ये है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई, इस बार के बजट में जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। केंद्रीय बजट 2022-23 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना किसके लिए किया गया, जो पहाड़ी एरिया है उनमें संपर्क सुविधा में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। किस आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी निजी भागीदारी आधार पर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य यही है कि जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या किया जाए, एक मिनट, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में क्या करना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, ये वहाँ बढ़ावा दिया जाए, यात्रियों के लिए जो संपर्क है, सुविधा, उसमें सुधार करना है, ये इसका उद्देश्य है। और ये जो परियोजना है अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य जो नॉर्थ ईस्ट एरिया हैं वहाँ क्षेत्रों में शुरू की जा रही है। अब फटाफट सोच रहे हैं, आपको लोकेशन दिखा दें कि जिसको नहीं पता, जो स्टार्ट अभी किया है पढ़ना, तो वो नहीं जानता होगा कि कहाँ पर क्या है। तो ये देखिए, ये उत्तराखंड, एक मिनट, ये उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा, ये हिमाचल प्रदेश। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर हमारा यहाँ पर है, ये है मणिपुर, दिख रहा होगा आप लोगों को। जम्मू कश्मीर ये आपको दिख रहा होगा। और ये नॉर्थ ईस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट में ये भी आता है, मणिपुर भी आता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया ये है, उत्तर पूर्वी। तो यहाँ पर क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये परियोजना स्टार्ट हो रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मिनट, अगर सिंपल शब्द में एक लाइन में कह दें तो ये जो ये परियोजना है, पर्वतमाला योजना है, ये 60 किलोमीटर लंबी है। और 8 रोपवे प्रोजेक्ट, यहाँ पे 8 रोपवे प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें क्या है, पहाड़ों पर पहुंच और पर्यटन को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है, इग्लू कैफे। पहले तो देख लेते हैं कि सबसे बड़ा इग्लू कैफे, तो जो इग्लू कैफे है उसका नाम क्या दिया गया है। तो ये पहले कहाँ खोला गया ये देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू जो कैफे है वो कहाँ पर खोला गया है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और इसका जो नाम रखा गया, उसका क्या नाम रखा गया, स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। और स्नो और इग्लू का क्या ले लिया है इसने, ग्लू ले लिया है, तो इसका क्या नाम रख दिया गया, स्नो ग्लू। क्लियर हो गया होगा।
तो इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं बताना, बस यही बताना था कि ये कहाँ खोला गया, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और जो गुलमर्ग है, अगर गुलमर्ग की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में, कहाँ पर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये एक प्रसिद्ध क्या है, हिल स्टेशन है। क्या है, एक हिल स्टेशन है। और यह पश्चिमी हिमालय में, वेस्ट हिमालय में पीर पंजाल रेंज में स्थित है। पीर पंजाल रेंज में क्या है, स्थित है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखा जाए तो एक मिनट और अगर दुनिया का अभी एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले शायद मैंने डिस्कस किया था, नहीं भी किया होगा तो ये देख लीजिए। दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, क्या मैंने लाइन बोली है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बन रहा है, तो ये चिनाब नदी पर बन रहा है। चिनाब नदी कहाँ, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर ही बन रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये जो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, चिनाब ब्रिज रखा गया है, जो इस साल क्या है, दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारतीय रेलवे के द्वारा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है और इसे चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें जम्मू कश्मीर, जब पढ़ ही रहे हैं तो जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है दचिगाम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये दचिगाम जो है जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहीं पर है। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनका क्या नाम है, मनोज सिन्हा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आरबीआई द्वारा 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य वित्तीय, पहले तो यह ध्यान रखना है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। किसके द्वारा मनाया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा मनाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन, कब से कब तक मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 से 18 फरवरी तक मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम जो रखी गई है वो रखी गई है गो डिजिटल गो सिक्योर। गो डिजिटल गो सिक्योर, ये इसकी थीम रखी गई है। और ये जो थीम रखी गई है, ये जो वित्तीय शिक्षा 2020 से 25 के लिए राष्ट्रीय रणनीति के रणनीतिक उद्देश्य में से एक के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। तो बस आपको क्या रखना है, थीम याद रखना है क्या है, और ये याद रखना है, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं कुछ फैक्ट इसमें। तो जो आरबीआई है ये क्या करती है, मतलब कि एक स्पेशल टॉपिक लेती है और उस टॉपिक पर जो वित्तीय शिक्षा होती है उस संदेश का ये क्या करती है, प्रचार करती है। वित्तीय शिक्षा संदेश का प्रचार करने के लिए ये आरबीआई क्या कर रही है, 2016 से प्रतिवर्ष हर साल ये जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है इसका आयोजन किया जा रहा है, हर साल इसके शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए। और बैंकों को सलाह भी दी जाती है कि वो क्या करें, वे सूचना का प्रसार करें और अपने जो उनके जो ग्राहक हैं और जो मतलब पब्लिक है, आम लोग हैं, उनके बीच को क्या करें, उनके बीच जागरूकता उत्पन्न करें। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस बार का जो मतलब इस सप्ताह, ये जो इस साल जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का जो फोकस है वो क्या है, सुरक्षित यानी सेफ और सुदृढ़ डिजिटल लेन देन को क्या करना, सुनिश्चित करना। और इसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो फोकस किया गया है वो 3 विषयों पर फोकस होगा। वो कौन कौन से 3 विषय हैं, पहला तो यही है डिजिटल लेन देन की सुविधा, सेकंड क्या है, सुरक्षा फील करें, और डिजिटल जो कुछ लोग होते हैं ना डिजिटल लेन देन के में डरते हैं, नहीं करते हैं कि मेरा पैसा कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो उसमें इनकी जो मतलब इनका जो फोकस है इसीलिए क्या है कि आप सेफ फील करें अपने को, और डिजिटल लेन देन के लिए डरे नहीं। तो सेकंड तो ये हो गया। और तीसरा ग्राहकों की सुरक्षा पर फोकस किया गया कि ग्राहकों की सुरक्षा जो है हमारा क्या है, उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आरबीआई की बात करें, आरबीआई जो है तो इसके बारे में देख लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि ये 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस कमीशन के सिफारिश पर हुई थी, तो वो था यंग हिल्टन कमीशन की
सिफारिश पर हुई थी। ये भी हो गया। इसके पहले गवर्नर कौन है? कहीं किसी एग्जाम में एक बार ये पूछा था कि इसके फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखिएगा ओसबोर्न स्मिथ हैं। ओसबोर्न, एक मिनट, फर्स्ट गवर्नर जो आरबीआई के थे उनका क्या नाम था? ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ। एंड प्रेजेंट टाइम के कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 में किया गया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कंचोथ उत्सव मनाया गया है? ये देख लेते हैं। एक मिनट, पूरा इमेज आपको दिखा दे रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये है, आपको इसको देख करके कुछ समझ आ रहा होगा कि करवा चौथ की तरह। तो यस, सही सोचा है आप लोगों ने कि करवा चौथ की तरह ही ये जो कंचौथ उत्सव है, इस पर भी जो महिलाएं होती हैं वो अपने हस्बैंड के लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। तो दोनों, जो कंचौथ है और जो करवा चौथ है, दोनों का मतलब दोनों की शैली जो है लगभग इक्वल है, समान है। बस डिफरेंस जो है वो बस क्या है? टाइम का है। और क्या है कि करवा चौथ में जो मतलब कि व्रत जो लेडीज़ तोड़ती हैं वो शाकाहारी भोजन के साथ चंद्रमा देख करके, लेकिन कंचौथ में क्या होती है? इसमें गौरी पूजा की जाती है। तो गौरी पूजा करके ये लोग क्या करते हैं? मांसाहारी व्यंजन के साथ अपना व्रत तोड़ती हैं। तो ये जो कंचौथ उत्सव है, एक मिनट, ये जो कंचौथ उत्सव है पूरा तो मैंने बता दिया, कुछ और बता देते हैं कि ये जो है नाग संस्कृति का प्रतीक है। नाग संस्कृति का प्रतीक, नाग संस्कृति का प्रतीक, एक मिनट, प्रतीक गलत लिख दिया। प्रतीक जो है ये जम्मू कश्मीर में इसको मनाया जाता है। और ये कहाँ? जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में ही मनाया गया है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें से जो नाग अनुयायी लोग हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। उनका, जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसी दिन ये लोग क्या करते हैं? कंचौथ उत्सव मनाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और आपको हम उत्सव बता देते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग फटाफट सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं, हम बस बोल दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए उसको। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और एक है, एक मिनट, जो थोड़ा टफ है उसको हम लिख देंगे, थीपसुम, जो आप लोग कभी सुने ना हो, मुझे जैसा लगेगा, थीपसुम, जो थीपसुम नहीं है, एक मिनट, थीपुसुम जो महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। बथुकम्मा भी पूछता है, मिलाने को आता है। बथुकम्मा ये तेलंगाना में मनाया जाता है। नो आखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। हरेला दो आप लिख लीजिए, एक साथ ही लिख लीजिए, कंफ्यूज होंगे। हरेला पर्व और एक हरेली पर्व। तो जहाँ पर हरेला हो वहाँ पर उत्तराखंड, और जहाँ हरेली हो वहाँ छत्तीस। अब इसको याद रखने के लिए बस ये ध्यान रखिएगा कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि हरेला कहाँ, हरेला तो नहीं छत्तीसगढ़, बस इसका यही है कि हरेली, ली यानी ला पर बड़ी की मात्रा ली, तो आप क्या करेंगे? छत्ती यानी 36 ई की मात्रा। हरेला आ, तो उत्तरा आ। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, आपको जैसे ही आएगा तो आप प्रोनाउंस करके आपको आंसर लगा दीजिएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि राजा परवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? रज महोत्सव जिसको बोलते हैं, ओडिशा में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग पर्व कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। चपचार कूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। बिहू ये कहाँ है? असम में है। ट्यूलिप फेस्टिवल को कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। और क्या आपको बता दें, अभी तो मुझे फिलहाल इतना ही याद आ रहा। मांडू देख लीजिए, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में एक और मनाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन महोत्सव का आयोजन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही रखिए क्योंकि अभी मुझे इतना ही, हाँ एक और देख लीजिए, शिग्मो उत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है शिग्मो उत्सव, ये देख लीजिए। और कंचौथ अभी बता ही दिया मैंने, जम्मू कश्मीर, तो ये आपको ध्यान रखना है जो कि। और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव गोरखपुर यूपी में मनाया जाता है। तो ये सारे जो थे इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिया है, इतना आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, एक ना एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। एक और नोट कर लीजिए, धानु यात्रा ओडिशा में मनाया जाता है। बथुकम्मा तेलंगाना में, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है शायद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने।
अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान। तो आप लोग क्या करिएगा, अब हम लोग थर्सडे के दिन यही साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न में कौन सर्वा की श्रेणी में आता है। तो हम आपको 4 ऑप्शन देने वाले हैं, उसी 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। फर्स्ट है शाकाहारी, सेकंड है मांसाहारी, थर्ड ऑप्शन है दोनों, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत पता हो गया होगा कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों क्या आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। तो सर्वाहारी की कैटेगरी में शाकाहारी मांसाहारी दोनों आते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं, तो जो जंतु क्या करते हैं, केवल घास फूस खाते हैं, पादप खाते हैं, वे शाकाहारी कैटेगरी में आते हैं। और जो केवल जंतु को खाते हैं वे मांसाहारी वर्ग में आते हैं। और जो जंतु दोनों खाते हैं, मतलब पादप को भी खाते हैं, वनस्पति को भी खाते हैं और दूसरे प्राणी को भी खाते हैं, तो वे सर्वाहारी कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करके क्यों भंडारित रखती हैं, क्यों भंडारित रखती हैं, उसका रीज़न क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। सेकंड, मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। तो ये तो कट कर दीजिए थोड़ा सा लॉजिक लगा करके। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। ये अधिक आलस्य की प्रवृत्ति तो इंसानों में ज़्यादा दिखती है, तो इसको तो हटा ही दीजिए। और उपयुक्त सभी, तो कोई रीज़न नहीं। फर्स्ट आंसर क्या होगा आपका, सही होगा कि इसमें क्या होता है, इसमें कि ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, एकत्र कर लेती हैं मकरंद को लेकर के और इसे अपने छत्ते में क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं। क्योंकि जो फूल होते हैं और उनका जो मकरंद होता है, रस होता है, वो केवल कुछ ही समय के लिए ही उपलब्ध होता है। तो इसीलिए ये क्या करती हैं, भंडारण कर लेती, स्टोर कर लेती हैं, ताकि क्या करें, पूरे साल इसका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। पौधे और जंतु निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन से सही है। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सेकंड है, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक लगा के, आप भले नहीं पढ़ेंगे लेकिन लॉजिक लगाना सीखिए कि क्या सही होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तीसरा क्या है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। क्या बताना, उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं कि सत्य नहीं है, पर कि सत्य है देख करके टिक लगा दिए, बाद में पता चला अरे घर आए देखें तो नहीं पूछा है। तो ये ध्यान रखना है कि सत्य नहीं है पूछा है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सभी ऐसे कौन से, मतलब क्या सभी पौधे होते हैं जिसके आप जड़, तना, पुष्प और पत्ती को खाते हैं। कुछ ही होते हैं जिसके आप सब खा लेते हैं, लेकिन सारे पौधे के जड़ को तो आप नहीं खाते होंगे, उनके पुष्प या पत्ती को नहीं खाते होंगे, कुछ तो सब डिफरेंस होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड क्या है, कुछ पौधों के 2 या अधिक, ये तो एकदम सही लग रहा है। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, बिल्कुल। कौवा मांसाहारी जीव है, तो कौवा क्या मांसाहारी जीव है, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो जाएगा वो क्या है, 2 और 4। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा उस हिसाब से कि क्या है, जो कौवा होता है ये एक सर्वाहारी जीव होता है, ये मांसाहारी नहीं, किस कैटेगरी में आता है, सर्वाहारी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखा जाए तो जैसे कि क्या होता है कि सभी पौधों की जड़ वड़ को तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और सभी पौधों में कोई ना कोई डिफरेंस होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी ही बता दिया है। अगर देखा जाए सरसों, तो सरसों की पत्ती हमको यूज़ किया जाता है, उसका बीज ही खाया जाता है, मतलब उसके कुछ ही भाग खाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब थोड़ा लॉजिक लगा करके भी आंसर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा भोजन के पोषक तत्व में शामिल है। तो देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि तत्वों में शामिल है। तो खनिज लवण ऑप्शन है, विटामिन है, आहारी रेशे हैं। इनमें से कौन से उत्तर सही है। तो पहला 1, 2, बी, ये बी होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, केवल 1, केवल 2 या तीनों। तो क्या आंसर सही होना चाहिए यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। इसमें जो कह रहा है कि 1 मिनट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कौन से भोजन के पोषक तत्व में शामिल हैं। तो भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कौन कौन आते हैं।
कार्बोहाइड्रेट, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज लवण, इतना मैंने बता दिया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, खनिज लवण और विटामिन, ये दो तो आपको पता चल गया। अब ये आहारी रेशे बता रहा है, तो भोजन में तो ये भी होता है, आहारी रेशे भी होते हैं जिसको रुक्षांश भी कहा जाता है, और जल भी होता है। तो लेकिन जो रुक्षांश होता है ये हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, ये नहीं बोला कि भोजन में क्या क्या होता है, इसने क्वेश्चन पूछा है भोजन के पोषक तत्व में क्या शामिल होता है, पोषक। तो खनिज लवण, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। लेकिन जो रुक्षांश है, आहारी रेशा है, ये शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। भोजन में शामिल तो होते हैं, जल भी, आहारी रेशा भी, लेकिन ये जो है पोषक तत्व में शामिल नहीं होता। इस हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड यानी ये जो हमारा ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। अभी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, अगर वो आपने ध्यान से समझा होगा तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 तीनों, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ क्या कर रहे हैं, एक मिनट, तीनों स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सही बता रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है वो हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से, पोषक, क्योंकि इसमें पोषक तत्व होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है इसके पहले वाला। और प्रोटीन और खनिज लवण जो होते हैं इसका काम क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना और उसकी रक्षा करना, उसके अनुरक्षण के लिए। विटामिन जो होती है ये क्या करती है, रोगों से रक्षा करती है, हमारी रोगों से रक्षा करने में ये सहायता करती है विटामिन। और जबकि जो रुक्षांश होते हैं, आहारी रेशे होते हैं, ये क्या करता है, जो बिना पचे भोजन को मतलब बाहर निकालने में हमारे मतलब ये वो करने में इसकी सहायता करता है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने। रुक्षांश का काम यही होता है, रेशे, आहारी रेशे का काम वही होता है। तो ये आपको क्लियर रखना है। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पांचों क्वेश्चन डिस्कस किया, पांचों बहुत अच्छे से आपको उम्मीद है समझ आएगा। चलते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं। हाल ही में किसी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है उन्नी कृष्णन नायर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अमेरिकी को क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास और ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया हिमांशु बी पटेल। हाल ही में पाकिस्तान ने CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए चीन के साथ कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, $60 बिलियन। $60 बिलियन पूछे ना पूछे, लेकिन इसके बारे में कल मैंने बहुत डिटेल से CPEC के बारे में बताया है। जिसने भी वीडियो नहीं देखा जा करके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। भारत क्यों विरोध कर रहा है इसके बारे में। राष्ट्रीय कल खिड़की प्रणाली NSWS में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है, चाइना। वित्त मंत्री सीतारमन के द्वारा केंद्रीय बजट 22-23 में एक स्टेशन उत्पाद की घोषणा की गई। इस योजना का संबंध किससे, रेल मार्ग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2022 में जारी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, गौतम अडानी। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराज्यबिलिटी विकसित किया गया, IIT हैदराबाद। हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है, ऊर्जा मंत्रालय। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन आहट। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार के द्वारा लता मंगेशकर जी के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई, MP। महाराष्ट्र के द्वारा भी घोषणा की गई है, इसको कल के क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 46,100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, 25-26 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब UPSC PCS हर जगह पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा और डीप जा करके। ऐसे मैंने कल सारा डिस्कस कर दिया था पॉइंट, जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था, और भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सब कुछ डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, कुछ बचा नहीं है। ये कल मैंने क्वेश्चन दिया था ना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, तो 1-2 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी सभी कोशिश किया करिए आंसर देने की। आंसर देने से क्या होगा, आपकी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने यहाँ आपको दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। इसका PDF हम क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा।
और मैप तो डेली देखते रहिए, ये PDF के में ही हम शेयर कर देंगे। तो गाइज़ उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सजेशन हो या फिर पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो कि नहीं समझ में आया, ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ या फिर बहुत अच्छा लगा, तो उस तरीके से कमेंट क्या करिए। थोड़ा एक होता है ना, हौसला बढ़ता है लोगों का, अगर उसकी तारीफ़ की जाए या फिर अगर गलती भी बता रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है मैम या कुछ भी है, तो आप इस पर थोड़ा फोकस करिए। तो वो भी आपकी सलाह, आपकी जो भी है, सब कुछ क्या है, उसका वेलकम है, स्वागत है, आप उसको करिए। लेकिन लाइक कर दिया करिए, और थोड़ा एक सपोर्ट मिलता है, आप लोगों के एक लाइक से सपोर्ट मिलता है। तो इसको थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट ना करना पड़े, आप लोग अपना फ़र्ज निभाते हुए ये तो कर ही सकते हैं कि कहना पड़े तभी आप करिए, तो दिस इज़ नॉट ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही डीप चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।